हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर होता है, नॉर्मली बच्चों को ये याद नहीं रहता है। तो आज हम इसके 30 क्वेश्चन करेंगे। अगर ये 30 क्वेश्चन आपने आराम से बढ़िया तरीके से कर लिए तो आई होप इनमें से इन 30 क्वेश्चन में से आपके बायोमोलिक्यूल्स में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम है ऑनलाइन नीट, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आगे जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। द एसिड यूज्ड फॉर प्रीलिमिनरी सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल इन ए लिविंग टिश्यू इज। तो आपसे पूछा है कि लिविंग टिश्यू यानी कि जीवित ऊतक के अंदर बायोमोलिक्यूल के सेपरेशन में कौन सा एसिड है वो यूज होता है। ठीक है, सबसे पहला दे रखा है ऑप्शन ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड, दूसरा है बेंजोइक एसिड, तीसरा है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, या चौथा है, फोर्थ ऑप्शन है आपका एसिटिक एसिड। तो आपको बताना है कि कौन सा एसिड है वो आपके यूज होता है लिविंग टिश्यू से बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करने के अंदर। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास सी, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, इसका यूज करते हैं अपन बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के अंदर। ठीक है साहब, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 2, बायोमोलिक्यूल्स आर। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वोलेटाइल कंपाउंड है, या बोथ ए एंड बी, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो सेकंड का राइट आंसर जाएगा, वो नॉर्मली बच्चे क्या करके आते हैं, डी करके आते हैं, लेकिन डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास ए। क्या जाएगा, सेकंड का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। यानी इनमें से कौन सा एसिड है जो कि एसिडिक, कौन सा एग्जांपल है जो कि एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है। फर्स्ट दे रखा है लाइसिन, सेकंड है ग्लूटामिक एसिड, थर्ड है एस्पार्टिक एसिड और फोर्थ है बोथ बी एंड सी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, देखो दोनों के पीछे क्या लगा हुआ है, एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो ये कैसे होंगे, एसिडिक अमीनो एसिड होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी, बोथ बी एंड सी, दोनों है, दोनों ही किसके एग्जांपल है, एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर एरोमेटिक एक्सेप्ट। आपसे बताना है कि जितने भी ये दे रखे हैं इनमें जो 3 अमीनो एसिड है वो तो कैसे हैं, एरोमेटिक है, एक को छोड़कर। आपको बताना है वो कौन है जो एरोमेटिक नहीं है, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन या वेलिन। तो इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो कि एरोमेटिक नहीं है। तो फोर्थ का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास वेलिन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एम्स के अंदर आ रखा है तो इसके चांसेस होते हैं आपके नीट के अंदर आने के, तो फोर्थ को थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 5, द चार्ज्ड मॉलिक्यूल which is electrically neutral is known as। ठीक है, आपको बताना है कि मॉलिक्यूल्स पर कैसा है, चार्ज तो है लेकिन वो इलेक्ट्रिकली कैसा है, यानी उसका नेट चार्ज अगर माने तो कैसा हो, न्यूट्रल हो। तो ऐसा कौन होता है, अमीनो एसिड होता है, जिटराइन्स होता है, एमाइड होता है या पेप्टाइड होता है, जिस पर चार्ज तो होता है लेकिन नेट चार्ज कितना हो उसका मॉलिक्यूल का 0 हो। तो 5 का राइट आंसर क्या जाएगा, वो जाएगा हमारे पास बी, ज्यूटेराइन। ज्यूटेराइन पर क्या होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज कितना है इसका, नेट चार्ज पूछे तो कितना इसका 0 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है साहब, ठीक है, आने लायक क्वेश्चन है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 6, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसके पास क्या होता है या उसकी क्वालिटी क्या है। पाल्मिटिक एसिड, ओलेइक एसिड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, 1 और मोर डबल। ठीक है, यहां पर आगे लिखना चाहिए इसको 1 और मोर डबल बॉन्ड, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, 1 और मोर डबल बॉन्ड, यहां पर क्या लिखा है, बॉन्ड है। ठीक है साहब, बॉन्ड, 1 और मोर डबल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको क्या मिलेगा, पाल्मिटिक एसिड मिलेगा, ओलेइक एसिड मिलेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा या 1 और डबल
या 1 और मोर डबल बॉन्ड मिलेंगे आपको। तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। अनसैचुरेटेड में आपको क्या मिलेंगे? 1 या फिर मोर डबल बॉन्ड, यानी एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मिलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 7। फॉस्फोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिकॉज दे। ये इसने पूछा है कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्यों? क्योंकि वे उसके पास क्या होता है? दे कंटेन ग्लिसरॉल, दे कैन फॉर्म बिलियर्स इन वाटर, bilayers in water, they combine covalently with protein या contain polar and non polar proteins। तो फॉस्फोलिपिड की क्या क्वालिटी है जिस कारण वो सेल मेम्ब्रेन का एक घटक है? तो 7 का राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा हमारे पास डी। वे क्या होते हैं? पोलार और नॉन पोलार प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, दे कंटेन पोलार एंड नॉन पोलार प्रोटीन्स, यानी पोलार वाले को भी कंटेन कर सकते हैं और नॉन पोलार वाले भी प्रोटीन को भी क्या कर सकते हैं? कंटेन कर सकते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 8। ए फैट हैज, जो फैट होता है उसके अंदर आपको क्या मिलता है? 3 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, 2 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, या फिर 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। तो फैट के अंदर आपको क्या मिलेगा? 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मिलेगा और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 8 का राइट आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन नीट के अंदर भी बहुत बार आ चुका है पहले, तो इसके आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर 8 को। फिर आगे आओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, आपको बताना है कि न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बनता है? प्यूरिन, पिरिमिडिन एंड फॉस्फेट, प्यूरिन शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट, या पिरिमिडिन शुगर एंड फॉस्फेट। तो जनरली बच्चे क्या करके आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन करके आ जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन करके आ जाता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। 9th का जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा हमारे पास सी, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में दोनों आ जाएंगे, प्यूरिन भी आ जाएगा और पिरिमिडिन भी आ जाएगा। उसके बाद आएगा शुगर, उसके बाद आएगा फॉस्फेट। इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो 9th का राइट आंसर क्या जाएगा? सी। अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमीनो एसिड? अमीनो एसिड के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आने लगे नीट के अंदर, करेक्ट और इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट। इस पे स्टेटमेंट दिया होता है, आपको बचाना होता है कि 3 स्टेटमेंट गलत है और 1 स्टेटमेंट सही है, तो सही वाला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि अमीनो एसिड के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, तो द अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड आर अटैच्ड टू बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स टू अल्फा कार्बन। ठीक है, अमीनो एसिड हैव एन एन टर्मिनस, C terminus and R groups। C दे रखा है amino acid can be classified by the number of peptide bond, and D दे रखा है essential amino acids are not synthesized in the body therefore have to be provided in the diet। तो आपको बताना है इन चारों में से आपको कौन सा अमीनो एसिड के बारे में जो स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत स्टेटमेंट है या नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है, गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। तो 10th का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, कि अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, हम पेप्टाइड बॉन्ड के नंबर के आधार पर इनको क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट अमीनो एसिड के बारे में सही है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना साहब, आने लायक क्वेश्चन है। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट वहां पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 जितने भी भाई बहन मेरा चैनल देख रहे हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए डेली वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें हम हर चैप्टर वाइज 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब तक आपका पेपर नहीं होता तो हम इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि अगर आपने इन क्वेश्चन को भी कर लिया तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इन्यूलिन, इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ, इन्यूलिन है वो किसका पॉलीमर है? फिर आओ इसके ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज या आर्बिनोज। तो इन्यूलिन आप नाम तो सुना होगा, तो बोले इन्यूलिन है वो किसका पॉलीमर है? तो 11th का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है इन्यूलिन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है नीट के अंदर, तो वापिस इसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी इज, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मानव के अंदर पाया जाता है वो कौन है?
कोलेजन, मायोसिन, एक्टिन या एल्बुमिन। तो 12 का राइट आंसर आएगा। वैसे तो ये एक्चुअली मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि कोलेजन वाला होता है, मायोसिन वाला होता है, एक्टिन होता है या एल्बुमिन होता है। तो 12 का राइट आंसर क्या जाएगा? ए। ठीक है, मोस्ट एबिडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, कोलेजन। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 13, द केएम वैल्यू ऑफ द एंजाइम। आपको बतानी है, केएम वैल्यू बतानी है। तो द केएम वैल्यू ऑफ द एंजाइम इज द वैल्यू ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रीचेस। ठीक है, क्या होगी केएम वैल्यू? 0, 2 Vmax, हाफ Vmax या 1/4 Vmax। तो इसका राइट आंसर आएगा, इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये जो केएम वाला क्वेश्चन है वो हर बार आता है, ध्यान रखना। ठीक है, हर बार किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आपको केएम की वैल्यू पूछी जाती है। तो ये वाला आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो जाएगा हाफ Vmax। केएम की वैल्यू कितनी होती? हाफ Vmax होगी। ठीक है साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 14, कोएंजाइम इज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ। कोएंजाइम क्या होते हैं या कोएंजाइम क्या है? ऑलवेज ए प्रोटीन, ऑफन ए मेटल, ऑलवेज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑफन ए विटामिन। तो 14 का राइट आंसर क्या जाएगा? मोस्टली जो बच्चे करके आते हैं वो करके आते हैं ऑलवेज ए प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन इसका राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है 14 का वो है डी, ऑफन ए विटामिन। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ भी है और आगे भी इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आने की। तो ये भी आप मार्क कर सकते हैं आराम से। वैसे तो 30 के 30 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको पढ़कर जाएं। ठीक है, अच्छे से इन 30 क्वेश्चन को करें। फिर आप क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको पता होगा, अगर आपने पिछले वाले पेपर अगर सॉल्व किए हैं तो 2015 से लेकर के 2019 तक बात करें तो ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है वो 2 बार आ चुका है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम। एंजाइम के बारे में ये कौन सा स्टेटमेंट है, या 4 में से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट दे रखा है होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, को एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम इक्वल टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर, या एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, जरूर मार्क कर लेना, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट डैश टेम्परेचर एंड डैश प्रेशर। तो आपको बताना है जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो किस टेम्परेचर पर और किस प्रेशर पर है वो एफिशिएंटली वर्क करता है, यानी ज्यादा वर्क करेगा। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, या हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो 16 का राइट आंसर क्या जाएगा? डी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर जो कैटलिस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। फिर आप क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट, वापिस से आ गया करेक्ट इनकरेक्ट वाला, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट को एंजाइम। अब आपको बताना है कि को एंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो असत्य है या इनकरेक्ट है। Every coenzyme is a cofactor and every cofactor is a coenzyme. Every coenzyme is a cofactor and every cofactor is not a coenzyme. Most of the coenzymes are nucleotides and are composed of vitamins. Coenzymes are the active constituents of enzyme. तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो 17 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए, every coenzyme is a cofactor but एवरी कोफैक्टर इज नॉट ए कोएंजाइम होना चाहिए था, लेकिन इसने लिखा है एवरी कोफैक्टर इज ए कोएंजाइम। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ ए प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन द व्हाट वुड रिमेन। अगर सारे प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ दें तो क्या रहेगा? अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स या ओलिगोपेप्टाइड्स। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर सारे हमने प्रोटीन के बॉन्ड तोड़ दिए, सॉरी इसके पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ दिए, तो प्रोटीन में क्या बचेगा? अमीनो एसिड, क्योंकि दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड हमने तोड़ा तो 2 अमीनो एसिड आपस में अलग अलग हो गए, तो क्या बचा हमारे पास? अमीनो एसिड बचा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर आप क्वेश्चन नंबर 19, ए न्यूक्लियोसाइड differ from the nucleotides is not heavy।
आपको बताना है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है, किस चीज का डिफरेंस होता है, शुगर का, नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का, या फॉस्फेट एंड शुगर दोनों का। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्टली जो बच्चे करके आते हैं वो आते हैं डी ऑप्शन, फॉस्फेट एंड शुगर, लेकिन ये इसका रॉन्ग आंसर है। 19 का जो राइट आंसर है वो है सी, फॉस्फेट। फॉस्फेट का डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट नहीं होता जबकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 20, ऑन हाइड्रोलाइसिस ए न्यूक्लियोसाइड वुड नॉट यील्ड। ठीक है, प्यूरिन, पिरिमिडिन, पेंटो शुगर या फॉस्फोरिक एसिड। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वापिस से जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे न्यूक्लियोसाइड का तो आपको क्या नहीं मिलेगा? प्यूरिन, पिरिमिडिन, पेंटो शुगर या फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या एब्सेंट क्या होता है? फॉस्फोरिक ग्रुप एब्सेंट होता है, जो ऊपर क्वेश्चन किया था। तो हमें क्या नहीं मिलेगा? फॉस्फोरिक एसिड नहीं मिलेगा। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, ये मार्क कर लेना। 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन को। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल का नाम है ऑनलाइन नीट। और हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है, क्योंकि सारा हमने क्वेश्चन है वो टाइप किए हैं हाथ से और ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नीट के अंदर आ सकते हैं। तो मेहनत अगर पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, लाइक का बटन जरूर दबा दें आप। धन्यवाद। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू वेट परसेंटेज द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी आर। आपको बताना है कि वेट के अनुसार, वेट परसेंटेज के अनुसार जो पहले 3 एलिमेंट आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलते हैं ज्यादा वाले, वो कौन से हैं? पहले सबसे ज्यादा कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्टली जो बच्चे करके आते हैं वो करके आते हैं बी, कि सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बताना है वेट परसेंटेज के अनुसार बताना है। ठीक है, तो वेट के अनुसार बात करें तो सबसे ज्यादा वेट किसका होता है? ऑक्सीजन का, फिर होता है कार्बन का, फिर होता है हाइड्रोजन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जल्दबाजी में अगर गलत करोगे, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, Which of the following statement about enzymes is incorrect? अब आपको बताना है कि एंजाइम के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है। एंजाइम आर denatured at high temperature but in certain exponential organism they are effective even at 80 degree to 90 degree centigrade. Enzyme require optimum pH for maximum activity. Most enzymes are protein but some are lipids. Enzymes are highly specific. तो 22 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी। एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी। इसकी कोई भी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है पीएच की। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, सॉरी 22 का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास सी जाएगा। ठीक है, कि मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स। लिपिड से कोई भी एंजाइम नहीं बनता है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या जाएगा? हमारे पास सी जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये ऑप्टिमम पीएच वाला सही है। सी ऑप्शन है वो आपके इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सारे प्रोटीन किसके हैं, सॉरी एंजाइम होते हैं किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, कोई भी लिपिड से नहीं बनता है। तो 22 का राइट आंसर हो गया सी। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 23, वापिस से देखो केएम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि केएम इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ईएस कॉम्प्लेक्स, पीएच या नन ऑफ दिस। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। किससे रिलेटेड होता है? केएम किससे रिलेटेड होता है? ईएस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज नॉट एक्सीड बाय एनी फर्दर राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फेवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर नॉट क्लोजली असेंबल्ड टू द एंजाइम मॉलिक्यूल्स, या बोथ बी एंड सी। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एंजाइम आर सेंसिटिव टू, कि एंजाइम किसके प्रति है वो सेंसिटिव होते हैं? लाइट, पीएच, टेम्परेचर या बोथ बी एंड सी। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीएच के प्रति भी होते हैं और टेम्परेचर के प्रति भी होते हैं, लेकिन लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होते। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ बी एंड सी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, 25 नंबर क्वेश्चन को। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 26,
नेचुरल लिपिड्स आर रेयरली सॉल्युबल इन ऑयल, वाटर, मर्करी या नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि जो नेचुरल जो लिपिड्स होते हैं वो किसमें सॉल्युबल, रेयरली सॉल्युबल होते हैं, ऑयल के अंदर, वाटर के अंदर, मर्करी के अंदर या नन ऑफ दिस। तो मोस्टली इसमें जो बच्चे हैं वो करके आते हैं ऑयल, लेकिन यहाँ पर ऑयल है वो रॉन्ग आंसर जाएगा। आपको पूछा है नेचुरल लिपिड पूछा है, तो नेचुरल लिपिड है वो किसी में भी सॉल्युबल नहीं होता है, यानी आंसर जाएगा इसका नन ऑफ दीज। 26 का राइट आंसर जाएगा डी। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन ट्राइग्लिसराइड आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर दे आर कॉल्ड। जब ट्राइग्लिसराइड रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑयल्स, गैस, फैट या नन ऑफ दिस। तो 27 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, फैट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट, कि जब वो सॉलिड होते हैं ट्राइग्लिसराइड तो उनको क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 28। द इंफॉर्मेशन इन ए जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड रिसाइड्स इन देयर। अब जो जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड होता है जैसे डीएनए, आरएनए, तो उनमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किसके कारण होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के कारण, काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड के कारण, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड या ऑल ऑफ द अबव। तो 28 का राइट आंसर क्या जाएगा, सी, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी उनके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, ए जी सी डी, वो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के आधार पर उसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा ध्यान रखना 28 को भी, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29। राइबोजाइम इज ए या एन। राइबोसोम क्या है, एंजाइम हुज कोफैक्टर इज आरएनए, आरएनए विद एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम बाय व्हिच आरएनए इज फॉर्म्ड, या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हैविंग राइबोज शुगर। तो राइबोजाइम बहुत बार, हर बार एक क्वेश्चन आपको आएगा नीट के अंदर, राइबोजाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। तो आपको 29 क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है राइबोजाइम से रिलेटेड। तो राइबोजाइम आपको बताना है क्या है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, आरएनए विद एंजाइम एक्टिविटी। ये होता है राइबोजाइम, आरएनए विद एंजाइम एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो का। ग्लिसरॉल इज ए। आपको बताना है कि ग्लिसरॉल क्या है, टेट्रा हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन या टेट्रा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। क्या होता है ग्लिसरॉल, तो 30 का राइट आंसर क्या जाएगा, बी, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को बोलते हैं। ठीक है साहब, तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला देखिए, लेसिथिन इज ए। ठीक है, लेसिथिन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या अमीनो एसिड है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर ए बी सी डी जो भी है। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 32 पर आओ, बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को इंपोर्टेंट लगाना। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो कौन होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, अमीनो एसिड या फैटी एसिड। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है। इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 32, उसका राइट आंसर ए बी सी डी जो भी है आप कमेंट में टाइप करके लिख देना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 30 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स के। इसकी जो आंसर की है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रही आंसर। इसके यहाँ पर थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं वीडियो को यहाँ रोक देता हूँ ताकि आप आराम से आंसर की स्क्रीनशॉट ले सकें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें साहब। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेहनत अगर आपको हमारी पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।